होने के लिए अर्हता क्या है? उसको भारत का नागरिक होना होगा, उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य होने की अर्हता उसमें होनी चाहिए। चौथा, वह लाभ का पद धारण ना करे। उपराष्ट्रपति के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो उसका अर्हता क्या है? तो उपराष्ट्रपति के कंटेक्स्ट में देखें तो उसकी अर्हता है कि उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा गया है राज्यसभा के सदस्य होने की अर्हता को धारण करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो। यहां पर ध्यान रखें, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शपथ लेगा, तो अगर उसने संसद या विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं भी दिया है तो वह स्थान स्वयमेव रिक्त हो जाएगा। यहीं पर फिर एक टेक्निकलिटीज, उपराष्ट्रपति तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। अगेन अगर आप देखें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 67 में किया गया है। और आर्टिकल 67 क्या कहता है? तो आर्टिकल 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने पद का त्याग कर सकता है, और इसके अतिरिक्त आर्टिकल 67(6) में रिमूवल प्रोसेस का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत जब भी होगी तो कहां से होगी? राज्यसभा से होगी। कुल सदस्यों के बहुमत के समर्थन से प्रस्ताव को पारित किया जाएगा, और उस प्रस्ताव से अगर लोकसभा सहमत होगी तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा। लोकसभा की सहमति का मतलब क्या है? लोकसभा की सहमति का मतलब है कि लोकसभा उस प्रस्ताव को सामान्य बहुमत से पारित कर दे। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब सामान्य बहुमत से पारित कर दे। नहीं, अब अगर आप देखें उपराष्ट्रपति चुनाव के इतिहास को देखें तो अब तक कितने लोगों को निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का अधिकार मिला है? अब तक कितने लोगों को निर्विरोध उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का अधिकार मिला है? आप देखेंगे सबसे पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। फिर शंकर दयाल शर्मा का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति रहे हैं, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, और दो बार किन लोगों को उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला? तो 2 लोगों को 2 बार उपराष्ट्रपति बनने का मौका मिला है।
एक सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन और दूसरे कौन हैं? हामिद अंसारी। यहां पर एक और चीज ध्यान रखेंगे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उपराष्ट्रपति के रूप में भी काम किया और राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। अगर आप देखें तो किन किन लोगों को उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला, तो गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अली अंसारी। यहां पर ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में भी यह संवैधानिक अभिसमय है, यह संवैधानिक परंपरा है कि कोई व्यक्ति 2 से अधिक बार उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट से यहां से मूव करें, राष्ट्रपति के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 72 की चर्चा आती। आर्टिकल 72 में किसका उल्लेख है? आर्टिकल 72 में अगर आप जाकर के देखें तो राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार का उल्लेख है। यहां पर ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 72 में मिलता है, और अगर राज्यपाल के क्षमादान के अधिकार की बात हम करें तो राज्यपाल के क्षमादान के अधिकार और राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार में क्या अंतर है? यहां पर ध्यान रखेंगे 3 अंतर है। नंबर 1, राष्ट्रपति के क्षमादान की अधिकारिता का विस्तार वहां तक है जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जबकि राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का विस्तार कहां है? वहां तक है जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान के अधिकार का उल्लेख मिलता। नंबर 2, अच्छा तो रसलो ठीक, आर्टिकल 161 में राज्यपाल के क्षमादान के अधिकार का उल्लेख मिलता, जबकि राष्ट्रपति के क्षमादान का उल्लेख कहां मिलता है? आर्टिकल 72 में। नंबर 2, दूसरा क्या है? तो दूसरा आपको है कि मृत्यु दंडादेश के मामले में भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, जबकि राज्यपाल मृत्यु दंडादेश के संदर्भ में क्षमादान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। एक 2 दिन और कष्ट करें, कल से परसों तक ये व्यवस्था हो जाएगी। और पटना की गर्मी का क्या करेंगे? मतलब शाम में जब यहाँ से निकलता हूँ तो अपना शरीर खुद बहकता है, दूसरे को महके तो कोई बात है, तो ये स्थिति जो है विभत्स लगती है। तो राज्यपाल मृत्यु दंडादेश के मामले में क्षमादान के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। और तीसरा,
सैन्य दंडादेशों के संदर्भ में राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का प्रयोग करता। सैन्य न्यायालय के द्वारा जो दंड सुनाए गए, जबकि सैन्य न्यायालय के दंडादेशों के मामले में कोर्ट मार्शल के कंटेक्स्ट में राज्यपाल को यह अधिकारिता नहीं। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, ये क्षमादान के अधिकार का इस्तेमाल क्या उनके स्वविवेकाधिकार में आता है? नहीं। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपने इस क्षमादान के अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ता। नंबर 2, क्या अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के तहत जो क्षमादान दिया गया है उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता? उसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। उसका जुडिशियल रिव्यू संभव है। नहीं? नेक्स्ट मूव करें। आर्टिकल 74(1) क्या कहता है? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और राष्ट्रपति उसी के सलाह के अनुसार काम करेगा। और इसी आर्टिकल 74(1) में संशोधन किया गया। किसके जरिए? 44वें संविधान संशोधन के जरिए। और 44वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 74(1) में संशोधन करते हुए परंतुक जोड़ा गया और अनुच्छेद 74(1) परंतुक के तहत राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजे गए किसी भी प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। अनुच्छेद 75 में किसकी चर्चा है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उसकी सलाह के आधार पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। इसी अनुच्छेद 75(2) में चर्चा है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) में किसकी चर्चा मिलती? लोकसभा के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की चर्चा मिलती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा की चर्चा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टुवार्ड्स लोकसभा की चर्चा मिलती है। और अनुच्छेद 75(4) जो किसके जरिए जोड़ा गया? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया। चर्चा कर चुका हूं मैं दल बदल के कंटेक्स्ट में। तो इसके जरिए क्या प्रोविजन किया गया? इसके जरिए मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित किया गया, नॉट मोर देन 15%। और किसके 15%? लोकसभा या राज्यसभा या दोनों? तो नॉट मोर देन 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर हाउस, अर्थात केंद्र के मामले में लोकसभा और राज्यों के मामले में विधानसभा। और अनुच्छेद 75(5) में क्या चर्चा है? लोकसभा या राज्यसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।
नहीं। अगर यहां से मूव करें तो अगली चर्चा आर्टिकल 78 की आती है, जिसमें प्रधानमंत्री के दायित्वों की चर्चा है और प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा की गई है। यह अपेक्षा की गई है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शासन और प्रशासन के विषयों के संदर्भ में जानकारी दे सकेंगे। और अनुच्छेद 78 में ही राष्ट्रपति को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वो अगर चाहें तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से किसके बारे में जानकारी मांग सकते हैं, शासन प्रशासन के बारे में किसी मसले पर जानकारी मांग सकते हैं। क्या? हाँ, अब अगर देखें राष्ट्रपति को सैन्य बलों का सर्वोच्च घोषित किया गया है। अगर आप मूव करें तो मैं रेफर करना चाहूंगा महान न्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल। इस पर प्रश्न कई बार रिपीट किए गए और 3-4 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आर्टिकल 76 में मिलता है। यहां पर ध्यान रखेंगे, अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। नंबर 3, अनुच्छेद 88 के तहत, अनुच्छेद 88 के तहत अटॉर्नी जनरल को क्या अधिकार दिया गया है? वह संसद के किसी भी सदन की बैठक में शामिल हो सकता है और सदस्य न होने के बावजूद उसे अपनी बातों को रखने का अधिकार दिया गया है। यहां पर इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, अपनी बातों को रखने का अधिकार है, वोटिंग राइट नहीं है, मतदान का अधिकार उसको नहीं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि उसे भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, सभी न्यायालयों में, क्योंकि वह जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता, जो जिसको सरकार का पक्ष रखना होता है। यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे, यहां पर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का पोस्ट होता है, वह पोस्ट किस प्रकार का होता है? तो यह पोस्ट जो होता है एक राजनीतिक पद होता है। नहीं, अगर आप यहां से देखें तो जिस तरह केंद्र में अटॉर्नी जनरल का पोस्ट होता है, राज्य में भी ऐसा कोई पोस्ट होता है क्या? राज्य में भी ऐसा पोस्ट होता है, उसको क्या कहा जाता? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की क्या खासियत होती?
तो एडवोकेट जनरल जो होता है वह कहीं न कहीं राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। एडवोकेट जनरल को भी विधानमंडल की बैठक में शामिल होने और उसके समक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। नहीं, अगर देखें एडवोकेट जनरल की चर्चा कहां मिलती है? आर्टिकल 165 में। और एडवोकेट जनरल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। यहां पर ध्यान रखेंगे, अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता अपेक्षित है और एडवोकेट जनरल के पद पर नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता अपेक्षित है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा कहां मिलती है? आर्टिकल 148 में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण संसद के द्वारा होता है। यहां पर ध्यान रखेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। नहीं, अर्थात यहां पर ध्यान रखेंगे, फिर मैं जोर दे रहा हूं, महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं करेंगे या प्रश्न को बारीकी से देखेंगे। महाभियोग शब्द का उल्लेख केवल कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के संदर्भ में किया गया है, अन्य कहीं नहीं। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया और न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया दोनों भिन्न है, एक समान नहीं है। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को उसके पद से हटाया जाना है तो केवल दो आधार पर हटाया जा सकता। कौन कौन? तो साबित कदाचार, नहीं, प्रूवन मिसबिहेवियर, और दूसरा आधार क्या है? शारीरिक अक्षमता। दूसरा, इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? लोकसभा में 100 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी प्रस्ताव को पेश करने के लिए। और अगर इस प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश किया जाना है तो 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। नहीं,
इस प्रस्ताव का दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना आवश्यक है। और प्रस्ताव के पारित होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। जबकि महाभियोग में 2/3 बहुमत की चर्चा मैंने की। अगेन अगर आप देखें, जहां महाभियोग राष्ट्रपति के द्वारा, जहां महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदन की अनुमति मिलते ही प्रभावी हो जाता, वहीं पर इसके लिए यह जो है, चाहे न्यायाधीशों की बर्खास्तगी का प्रस्ताव हो या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बर्खास्तगी का प्रस्ताव हो, यह प्रस्ताव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी। अगेन देखें, इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, कैग की। और यह संचित निधि पर भारित होती है। यह संचित निधि पर भारित होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, सेवा मुक्ति के बाद कैग के लिए वार्षिक पेंशन का प्रावधान है। और सेवा मुक्त होने के पश्चात कैग भारत सरकार के अधीन कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। यहां पर ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के अधीन। बढ़ूं आगे, यहां से राज्यपाल पर आ जाएं। पहले मैंने चर्चा की, राज्यपाल के कंटेक्स्ट में देखें तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल पद का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 153 केवल राज्यपाल पद का प्रावधान नहीं करता, 153 यह भी कहता है कि किसी व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकेगा। आर्टिकल 154 राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान घोषित करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान घोषित करता है। आर्टिकल 155 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 156 इस बात का उल्लेख करता, राज्यपाल के लिए 5 साल के कार्यकाल का निर्धारण करता है। और राज्यपाल के लिए 5 साल के कार्यकाल का निर्धारण करता हुआ क्या कहता है? वह कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को।
इसी अनुच्छेद में देखेंगे इस प्रावधान की भी चर्चा है कि राज्यपाल अपने पद को तब तक धारण करेगा। इसी अनुच्छेद में इस बात की भी चर्चा है कि राज्यपाल अपने पद को तब तक धारण करेगा जब तक कि उसकी जगह पर नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या है? कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी राज्यपाल को तब तक अपने पद को राज्यपाल के दायित्वों को संभालना है जब तक उसकी जगह किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता। 157 राज्यपाल पद हेतु अर्हता की चर्चा करता है और कहता है वह भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, किसी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल सामान्यतः नहीं बनाया जाता है जहां से वह संबंधित है। लेकिन सामान्यतः शब्द ध्यान रखेंगे, अपवाद में ऐसा हो चुका है कि किसी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया हो जिस राज्य से वह संबंधित है। नेक्स्ट मूव करें, आर्टिकल 158 अनुच्छेद क्या? अब थोड़ा सा कुछ मेहनत आप लोग भी करें ना, ऐसे 2-4 उदाहरण मिल जाएंगे। और मेरे ख्याल से कर्ण सिंह को भी जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा चुका है, लेकिन ऐसे और कई उदाहरण हैं, लेकिन ढूंढना होगा क्योंकि मेरी नज़र एक बुक पर पड़ी थी, फिर दोबारा वो बुक मुझे मिली नहीं और तलाशने की कोशिश मैंने की तो डॉक्टर कर्ण सिंह का उदाहरण ही मुझे मिला। तो अगर आप देखें 158 क्या कहता है? राज्यपाल संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। और अगर संसद या विधानमंडल के किसी सदस्य को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में राज्यपाल पद की शपथ लेते ही उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। राज्यपाल लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यहां पर ध्यान रखेंगे, लाभ का पद धारण नहीं करेगा और राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके वेतन भत्तों एवं सेवा शर्तों में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, इसी अनुच्छेद 158 में अगर कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल है तो ऐसी स्थिति में उसके वेतन भत्तों के संदर्भ, उसके वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। यहां पर ध्यान रखें, आर्टिकल 160 क्या कहता है? आर्टिकल 160 आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल की अधिकारिता के विस्तार की बात करता है। और
इसकी शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163, यहां पर ध्यान रखें, अनुच्छेद 163(2) में राज्यपाल के स्वविवेक का उल्लेख, राज्यपाल के विवेकाधिकार का उल्लेख है। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान में कहीं भी स्वविवेक का उल्लेख नहीं हुआ है। संविधान में कहीं भी राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की चर्चा नहीं है। इसलिए जहां राष्ट्रपति का विवेकाधिकार जो है परिस्थिति जन्य है, वहीं राज्यपाल के विवेकाधिकार को संविधान पुष्ट करता है, उसका संवैधानिक स्वरूप ही है। आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 में राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उल्लेख है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख है। थोड़ा देर बजने दे, कितना ये कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक घूमेंगे, कुछ मनोरंजन भी तो हो नहीं। इसी में सामूहिक उत्तरदायित्व, विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का भी उल्लेख है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के। और आर्टिकल 164 में ही देखें तो 6 माह वाला प्रावधान भी है कि विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। नहीं, अनुच्छेद 167, इसमें मुख्यमंत्री के दायित्वों की चर्चा है और मुख्यमंत्री को संदेश भेजने के राज्यपाल के अधिकार की चर्चा है। वन 167 शासन प्रशासन के विषयों में राज्यपाल को जानकारी प्रदान करने के मुख्यमंत्री के दायित्व की चर्चा है। लिंक करते हैं, देखें जब भी ऐसी चीजों को याद रखना चाहते हैं ना, पैरेलली रखें, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल। इससे क्या होगा, क्योंकि चीजें वही हैं, फर्क क्या है? फर्क है आर्टिकल का रेफरेंस बदल जाएगा। और कहीं कहीं जैसे विवेकाधिकार के संदर्भ में फर्क हुआ तो मैंने आपके साथ चर्चा की, जैसे क्षमादान के अधिकार के संदर्भ में फर्क है, तो क्षमादान के अधिकार के संदर्भ में फर्क अगर है तो मैंने आपके साथ चर्चा की नहीं। और इसी में जो है किसी भी मसले पर अगर राज्यपाल जानकारी मांगना चाहें तो इसी अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत मुख्यमंत्री से उस जानकारी को मांग सकते। तो ये तो संघीय राज्य कार्यपालिका के विविध पहलू हो गए नहीं। अब यहां से हम आगे बढ़े तो अब हमें किसे पिक करना है? और एक बात बार बार मैं कहता, यदि थोड़े से आप गंभीर हैं अपनी तैयारी को लेकर तो, और ये मुझे मालूम है कि आपको लगता होगा पॉलिटी बहुत आसान है, लगता है या नहीं?
नहीं लगता है? पॉलिटी बहुत आसान है। क्या? बहुत भारी है, ये भी गलत है। बहुत हल्का है, ये भी गलत है सोच है, और बहुत भारी है इसलिए भी गलत सोच है। नहीं, प्री के कंटेक्स्ट में अगर मैं आपको कहूं तो फ्रेंकली मैं कहना चाहूंगा मेंस पढ़ाना बहुत आसान है। अगर मुझसे पूछे, कभी भी आप कहिए मुझे कि सर 3 घंटे का क्लास ले लीजिए, तो वो 3 घंटा 5 घंटा होते समय नहीं लगेगा। नहीं, लेकिन प्री का क्लास लेना मुझे मुश्किल लगता, क्योंकि प्री का क्लास लेने के लिए पहले काम भी करना पड़ता है और लगातार अलर्ट रहना पड़ता है कि 77 है कि 78 है कि 79 है कि 80 है। अगर थोड़ा सा गलत मतलब बाय फ्लूक निकला नहीं, तो उस स्थिति में कहिएगा मास्टरबा गलती पढ़ाता है। नहीं, कई बार होता है पढ़ाते पढ़ाते खुद अपने मन में एक डाउट पैदा हो गया, कहीं ये ऐसा ना हो करके तो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर आवाज़ मध्यम पड़ जाती है, वहाँ पर आवाज़ मध्यम पड़ जाती है। नहीं, लेकिन मतलब फिर मैं कह रहा एक बेयर एक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर पॉलिटी को आसान बनाना चाहते हो ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये बेयर एक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ पैसा खर्चा भी कीजिए, बचा करके क्या कीजिएगा? हाँ, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, और पूत सपूत तो धन क्यों संचय। पूत कपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय। कि बेटा अगर सुपुत्र हो तो बाप दादे प्रॉपर्टी ना भी छोड़ के जाए तो लालू जी की तरह प्रॉपर्टी बना लेगा। नहीं, नीतीश जी की तरह प्रॉपर्टी बना भी लेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लालू जी का तो पता चल जाता है। नहीं, और पूत कपूत तो धन क्यों संचय। और बेटा अगर तेजस्वी यादव के जैसा हो जाए नहीं, तो 0/40 पहुंचते भी समय नहीं लगता है। नहीं, 0 पर पहुंचते भी समय लगता है? नहीं लगता है। नहीं, बिहार के भविष्य लोकसभा चुनाव के पहले तक तेजस्वी दिख रहे थे। नहीं, और आजकल बिहार के भविष्य कहाँ लापता है। तेजस्वी को ढूंढ ले, कन्हैया कुमार को ढूंढ ले, कहीं दूर दूर तक ढूंढने पर नहीं मिलेगी। दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और जो दिखाई पड़ रहे हैं वो अंधकार में ही बना रहे हैं। नहीं, तो पवन दीक्षित की एक पंक्ति मैं अक्सर कोट करता हूं, बुरे लोगों से दुनिया को खतरा नहीं, बुरे लोगों से दुनिया को खतरा नहीं, शरीफों की चुप्पी खतरनाक है। हम जैसे लोगों ने, जिन्होंने जानते और समझते हुए भी चुप्पी साध रखी है कि पता नहीं अनुच्छेद 370 पर कुछ बोले तो लड़का का सेंटिमेंट हर्ट हो, बुरा हो जाए, तो धीरे धीरे लड़के के बीच जो है अलोकप्रिय हम हो जाएंगे। नहीं, तो इससे बाजार संभावनाओं पर असर पड़ेगा। तो इसलिए हम भी क्या कहने लगते, भारत माता की जय। इसलिए हम भी कहने लगते। अभी आपके क्लास में आने के पहले एक हमारे बहुत एक क्लोज फ्रेंड है, उनके ब्रदर इन लॉ ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई जी, उन्होंने पूछा कि आज भी क्लास रखे हैं क्या। तब मैंने कहा हाँ आज भी रखे, हम लोग सेकुलर हैं, होली दिवाली रमजान बकरीद हमारे लिए मायने नहीं रखती।
तो उन्होंने कहा कि भाई साहब दो कैटेगरी है, एक सेकुलर की है और दूसरा सिकुलर की है। बोले बस इस दूसरी वाली कैटेगरी में मैं आता हूं, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से हम लोग सिकुलर वाली कैटेगरी में आते हैं। नहीं हाँ, नहीं समझे? तब इसका मतलब कि दीन दुनिया से कटे हुए हो। दो शब्द आजकल पॉपुलर है, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर। नहीं तो जो धर्मनिरपेक्ष हैं ये राष्ट्रवादियों की नजरों में क्या है? माननीय आडवाणी जी ने एक टर्म प्रयोग किया था, छद्म धर्मनिरपेक्ष, सूडो सेकुलर। ये माननीय आडवाणी जी ने टर्म प्रयोग किया था, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो पहले मार्गदर्शक मंडल के सदस्य बने, आजकल दर्शक मंडल के सदस्य। ठीक है। और आजकल जो है राष्ट्रवादियों ने सूडो सेकुलर, क्योंकि आजकल राष्ट्रवादियों को आडवाणी जी से भी परहेज है, अटल जी से भी परहेज है। तो मुझसे किसी ने पूछा, हमारे स्कूल फ्रेंड्स का एक, कॉलेज फ्रेंड का एक ग्रुप है, तो उसमें किसी ने पूछा एक वीडियो शेयर करते हुए कि सर्वेश सर से पूछा जाए कि उस समय उनकी कश्मीरियत कहाँ थी। नहीं तो मैंने कहा कि भाई ये प्रश्न मुझसे मत पूछो, ये प्रश्न उनसे जाकर के पूछो, जगमोहन जी से, जो जगमोहन जी उस समय राज्यपाल थे और जिन जगमोहन जी के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों को मार भगाया गया, और सौभाग्य या दुर्भाग्य से आजकल तुम लोगों की गोद में, उन्हीं से न पूछा जाए। नहीं या कश्मीरियत टर्म को पॉपुलराइज करने का श्रेय किनको जाता? अटल जी को जाता है, जिन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए फॉर्मूला जो दिया था वह जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत। तो हमने कहा अटल जी के से भी पूछ सकते हो, लेकिन इसके लिए ऊपर जाना होगा, हम बीच में कहाँ हैं? नहीं तो टर्म आजकल इनके लिए यूज किया जाता है सिकुलर। इशारा है कि ये लोग सेकुलर नहीं है, ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। नहीं अब समझ में आया? अब ये समझाइएगा तो पीटी वाला कैसे पढ़ाऊंगा? बोलिए। तो कुछ चीजों को ना भी समझने की कोशिश करें, समझे? उसके लिए मेन से है, समझे? तो वही चीज हमने कहा। तो हम लोग तो नहीं, कांग्रेसी कहेगा वामपंथी है, वामपंथी कहेगा बुर्जुआ है, कांग्रेसी कहेगा वामपंथी है, वामपंथी कहेगा बुर्जुआ है। नहीं और राष्ट्रवादी जो हो वो कहेगा कि खांटी मोदी विरोधी है। वो सही भी काम करेगा तो उसकी आलोचना करेंगे। तो हम लोग तो हर जगह मिसफिट हैं, और लगता है मिसफिट रहते हुए ही जिंदगी कट जाएगी। नहीं क्योंकि फिट होने के लिए आपके फ्रेम में मुझे ढलना होगा, जो ढलने के लिए तैयार नहीं हो। ये किताब जो है सर, क्या
कौन? हाँ, आप बेयर बोलिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल लीजिएगा। पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा नहीं, अगर अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी से काम चला सकते थे, केवल अंग्रेजी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में केवल हिंदी वाला मत लीजिएगा, नहीं तो मन ही मन इतनी गालियां मुझे दीजिएगा, समझे, मन ही मन। जाकर के बोलना ना कि मुझे बेयर एक्ट चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आगे बढ़ूं, इतना थक चुका हूं। अब रहने दें यहीं तक, अब कल खत्म हो जाएगा। क्या?